दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी ताकत दिखा दी या फिर अपनी साख को बचा लिया। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी और हाई कोर्ट का वो फैसला जो उन्नाव कांड के दोषी को जमानत देने का था उस पर भी रोक लगा दी। यानी इस देश के भीतर न्याय जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी है, यह एहसास ऐसे मौके पर सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट की साख ही कटघरे में हर किसी को नजर आ रही थी। तो अगला सवाल है, क्या इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस है उस पर कौन रोक लगाएगा? क्योंकि कोई भ्रम होना नहीं चाहिए, इस देश को चला कौन रहा है। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार की जो भी नीतियां इस देश में लागू होती है उसका लाभ मिलता किसे है। कोई भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस दौर में सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस का मतलब होता क्या है। और तो और यह भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि विपक्ष की राजनीति भी उसी कॉरपोरेट के लिए एक प्यादा है। जिस कॉरपोरेट को लेकर विपक्ष की राजनीति उसे साधने से कतराती नहीं है और राजनीतिक तौर पर इस देश में जनता की भावनाओं में उबाल पैदा करती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक शख्स अकेला खड़ा है। वो शख्स लगातार इस देश के कॉरपोरेट और मोदी सरकार के नेक्सस को उभार कर एक के बाद एक निर्णय जो इस देश में लिए गए उसके दायरे में मौजूदा वक्त में बड़े कॉरपोरेट अंबानी और अडानी को खड़ा करता है। वह सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधने से कतराता नहीं है, लेकिन इस पूरी कतार में वह खुद भी क्या अकेला पड़ गया है? क्योंकि उसके अपने साथी सहयोगी, यहां तक कि उसकी अपनी पार्टी के भीतर जो नेताओं की पूरी कतार है जिनकी अपनी पहचान है और इस देश में विपक्ष की राजनीति को साधने वाले बड़े बड़े कद्दावर नेता भी उसी लीक पर चल पड़े हैं जहां वो कॉरपोरेट के पैसे के हटकर सोच नहीं सकते हैं। यानी सरकार मिल जाए तो सरकार चलाने के लिए कॉरपोरेट का पैसा चाहिए, सरकार नहीं मिली है और सरकार के साथ खड़े होना है तो कॉरपोरेट का साथ चाहिए। अपने तौर पर जितने घपले घोटाले जिस दौर में किए गए हों, कॉरपोरेट के आश्रय सत्ता के करीब कैसे पहुंच जाएं इसके रास्ते टटोले जाते हैं। और शायद इसीलिए कल एक तस्वीर समूचे देश को इसलिए चौंका गई क्योंकि राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे हैं उस राजनीति को साधते वक्त उनके निशाने पर धारावी भी आया, महाराष्ट्र की राजनीति भी आई, छत्रपों की कतार में उद्धव ठाकरे, शरद पवार वह भी आए। और इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को साधने वाले तेजस्वी यादव हों या कहें लालू यादव रहे हों या फिर अखिलेश यादव हो, बंगाल की राजनीति साधने वाली ममता बनर्जी हो, एक के बाद एक सबकी तस्वीरें इस दौर में सामने आ चुकी है। लेकिन कल की तस्वीर थोड़ी हटकर है। यह हटकर इसलिए है क्योंकि शरद पवार जिस राजनीति को साधते हुए जब ईडी के शिकंजे में आए, उनके भतीजे जब 65,000 करोड़ के आरोपी खुद प्रधानमंत्री की जुबान से राष्ट्रीय रैली में यह शब्द निकल आए तो उसके बाद यह लगने लगा कि शायद अब राजनीतिक समझ शरद पवार को आ चुकी होगी और वो जान चुके होंगे निशाने पर अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के वो हैं तो फिर उन्हें लड़ाई राहुल के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़नी होगी। लेकिन नहीं, एक दो नहीं, 30 बरस का साथ है अडानी के साथ शरद पवार का। और अडानी जिस सत्ता के साथ नेक्सस बनाकर इस देश को लूटने की दिशा में, या फिर खुले तौर पर राहुल गांधी के शब्द कहें तो इस देश में नोटबंदी लाई गई कॉरपोरेट के लिए, इस देश में जीएसटी लाया गया कॉरपोरेट के लिए, इस देश में 3 काले कानून लाए गए कॉरपोरेट के लिए, इस देश में धारावी सौंपी गई कॉरपोरेट के लिए, इस देश के भीतर में जमीनें दी गई कॉरपोरेट को, फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के बंदरगाह दिए गए, इस देश के एनर्जी सेक्टर को दे दिया गया, इस देश के भीतर हर उस चीज को सौंपते चले गए कॉरपोरेट को लेकर जिससे लड़ाई लड़नी है।
यानी भारत की इस बदलती राजनीति में राहुल गांधी क्या जिस राजनीतिक नब्ज को पकड़ना चाहते हैं, उस राजनीतिक नब्ज को साथ चलते हुए विपक्ष कहीं राहुल गांधी को अलग थलग कर चुका है या खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए उसी कॉरपोरेट पर निर्भर हो गया, जो कॉरपोरेट मौजूदा सत्ता के साथ नेक्सस का एक बड़ा प्रतीक है। हमें लगता है पहले कल की एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। बयां तस्वीर से आगे तो खुद शरद पवार का परिवार करता है। माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीती भाभी एक मोठा भाऊ आणि वहिनींसारखे आहेत। गौतम भाई, प्रीति भाभी, आप दोनों का बारामती में फिर एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा है। भारत में 1% लोगों के पास इस देश के 47% के बराबर संपत्ति है और 1% के दायरे में अंबानी और अडानी का नाम इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि सिर्फ इनकी संपत्ति के दायरे में भारत का 20 से 25% हिस्सा आकर खड़ा हो जाता है। तो किस राजनीति को कौन सा नेता कैसे साध रहा है, उससे कहीं आगे का बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई भारत की राजनीति कॉरपोरेट के लिए ही चलती है और क्या वाकई भारत के भीतर का अनूठा सच इस दौर में सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के लिए ही काम करना है? यानी जनता किसी भी पॉलिटिशियन को चुने, उस पॉलिटिशियंस के ताल्लुकात कॉरपोरेट के साथ कुछ इस तरीके से रहते हैं कि उसकी अपनी राजनीति भी चल नहीं सकती है, सत्ता पर वो बरकरार रह नहीं सकता है अगर पूंजी बनाने, कमाने और पॉलिटिकल फंडिंग का जो पूरा मसला है इस देश की लूट से ना जुड़ा हुआ हो। तो क्या इस नब्ज को एक वक्त राहुल गांधी ने पकड़ लिया और उस पकड़े हुए धागे के आसरे समूचा विपक्ष राहुल गांधी के साथ हां में हां मिलाते हुए निकल पड़ा? लेकिन जब जब अपनी जरूरत पड़ी, उस जरूरत के आसरे 30 साल से किसी परिवार के संबंध अगर उस शख्स के साथ हैं जिस शख्स को राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में सीधे निशाने पर साधा गया और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, याद कीजिए उसका अंत मुंबई में हुआ था और आखिरी दिन जब वो धारावी से गुजर रहे थे तो खुले तौर पर उन्होंने कहा था यह धारावी भी अडानी को सौंपा जा रहा है और अडानी को सौंपने की इस कतार का मतलब 1 लाख करोड़ रुपया भी है और दूसरी तरफ गरीबों से उनके रिहाइश को छीनना भी है, उनकी अपने रोजगार को छीनना भी है। शायद इसीलिए कमोवेश हर रैली में हर जगह राहुल गांधी जिस सोच को अपनी राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, वो राजनीति क्या उनके लिए सिर्फ अकेले पड़ गई? 2 मौके आए जब अडानी सामने खड़े थे, राहुल गांधी ने देखना तो दूर हाथ मिलाना भी सही नहीं समझा। एक मौका तो हाल के दिनों में शरद पवार का जन्मदिन जब दिल्ली में मनाया जा रहा था, वहां पर अडानी की मौजूदगी थी। राहुल गांधी वहां पहुंचे, जी नहीं, हाथ नहीं मिलाया, देखा नहीं, दूसरी तरफ निकल गए। वो शरद पवार को बधाई देने आए थे, बधाई दी और उसके बाद चल पड़े। उससे पहले वह जब यूरोप की यात्रा पर थे तो लंदन के एक होटल में वहां पर अडानी की मौजूदगी थी। सैम पैत्रोदा से शायद उन्होंने कहा था हम मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी को पता चला कि वहां पर अडानी की मौजूदगी है तो उन्होंने सैम को भी आड़े हाथों ले लिया और वहां पर भी मुलाकात तो दूर, उस तरफ देखना भी उन्होंने पसंद नहीं किया और उसके बाद वो वहां से निकल गए। यानी राजनीति की यह धारा इस दौर में क्यों इतनी मजबूती के साथ नजर आती है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट के साथ नेक्सस बनाने की सोच भी क्यों इस दौर में भारत की राजनीति और नेताओं के साथ जुड़ी हुई है? इन 2 रास्तों पर निकलने से पहले एक बार राहुल गांधी की उस बात को सुनिए जहां वो कहते हैं इस देश की नीतियां भी
कॉरपोरेट के लिए बन रही है, उसी कॉरपोरेट के लिए जिसकी तस्वीर आपने इस वक्त शरद पवार के साथ देखी है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये राहुल गांधी सिर्फ अडानी ही नहीं, अंबानी के साथ भी इस दौर में नजर नहीं आए हैं, क्योंकि आपके जहन में यह जरूर होगा, जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही थी उस वक्त तो एक पूरी कतार पूरे विपक्ष की नजर आ रही थी, कांग्रेसी नेताओं की भी उस वक्त नजर आ रही थी, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है, इस दौर में अगर पूरे विपक्ष के वो कद्दावर नेता भी उसी दायरे में फंसे हुए हैं जिस दायरे को भारत की राजनीति के लिए सबसे बुरी स्थिति में राहुल गांधी खड़ा करते हैं, वो करप्शन का दायरा, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई भारत की राजनीति में बिना करप्ट हुए काम नहीं चल सकता है? क्या वाकई इस दौर में कॉरपोरेट की पूंजी के बगैर कोई भी राज्य अपने राज्य का विकास या उस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर सकता है? तो फिर राहुल गांधी एक ऐसी लकीर इस देश में क्यों खींच रहे हैं जिसमें वो जानते समझते हैं कि आखिर में यह देश उस लूट में तब्दील हो जाएगा जो ताकतवर हाथों में नाचता हुआ नजर आता है। यह सवाल शायद भारत की राजनीति में पहली बार इसलिए उठा है क्योंकि खुले तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने जो चुनाव जीतने के हथकंडे अपना लिए और उन हथकंडों पर सीधा वार राहुल गांधी ने किया, यह टकराव की एक ऐसी परिस्थिति है जिसका एक नजारा कल अमित शाह के जरिए भी नजर आया। जब वो गुजरात में मौजूद थे और वो कहने से चूके नहीं, राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके सरोकार जनता से होते नहीं हैं, और हमारे ही मुद्दे जनता के साथ जुड़े हैं, इसीलिए तो हमारे चुनाव जीत जाते हैं। यहां तक वो बोलते बोलते और आगे चले गए, हम तमिलनाडु भी जीतेंगे, हम बंगाल भी जीतेंगे और हम 2029 भी जीतेंगे। ध्यान दीजिए, तो इसी बात का जिक्र तो राहुल गांधी अपने तौर पर कहते हैं कि कॉरपोरेट का पैसा आपके पास, कॉरपोरेट के लिए आप काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपके लिए काम कर रहा है। विपक्ष कैसे टिकेगा, कौन सी राजनीति कैसी साधी जाए, तो जनता को समझना और खड़े होना होगा। लेकिन जनता तो दूर की बात है, उनके अपने इर्द गिर्द के नेता अगर भटके हुए नजर आए, खास तौर से कैसी तस्वीर, जरा देख लीजिए। यह तस्वीर पुणे के भीतर की है, उसी जगह पर है जहां पर शरद पवार के बेटे पार्थ पवार जिस 1800 करोड़ के घोटाले, जमीन घोटाले में फंसे हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं, जिसमें उसने राज्य के रेवेन्यू पर चोट की, जिस तरीके से गलत तरीके से जमीन हथियाई, उसी जगह पर अडानी भी मौजूद हैं, शरद पवार भी मौजूद हैं, पार्थ पवार भी मौजूद हैं। यानी जो आरोप व्यापक तौर पर इस देश में, बिहार में या कहीं झारखंड में जो जमीन दे दी गई जिस तरीके से, वो चाहे पावर सेक्टर के लिए हो या इस वक्त 1 रुपए में जितनी बड़ी जमीन बिहार में सौंप दी गई भागलपुर के पास, वैसी ही दूसरी परिस्थितियों में छोटे दायरे में करप्शन भी तो तमाम नेता कर रहे हैं, और सभी अगर एक साथ नजर आए तो भारत की राजनीति कभी ऐसी तो नहीं थी। इस तस्वीर को देखिए, इसमें पार्थ पवार हैं, शरद पवार हैं और अडानी के उस वक्तव्य को भी सुनिए जो खुद कह रहे हैं, हमारे रिश्ते भी पवार साहब के साथ आज के नहीं है, 3 दशक पुराने हैं। I have been blessed to have known Pawar Sahib for almost more than 3 decades. And what I have learned from him has no parallel. दरअसल इस राजनीति के उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिए जहां पर परिवार एकजुट हो जाता है। यह परिवार नेहरू गांधी परिवार नहीं है,
यह परिवार शरद पवार का परिवार है, जिसमें पार्थ पवार उनके बेटे हैं, अजीत पवार उनके भतीजे हैं। दोनों को दो दिशा में लाकर बीजेपी ने खड़ा कर दिया राजनीतिक तौर पर। लेकिन जब पूरा कुनबा एक साथ हो चला है और अडानी का साथ है, और अडानी इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी कॉरपोरेट हैं, जो पूरी दुनिया में प्रचारित हो चुका है, लोग जान चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में अडानी को कैसे मिलते चलेगा, और इस कतार में अंबानीज भी हैं। लेकिन जब आप यह सोच रहे हैं तो यह भी सोचिए इस राजनीति की नब्ज में कि पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में नगर निगम का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी के साथ रहने वाले अजीत पवार और राहुल गांधी के साथ रहने वाले शरद पवार दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए, कहे अब परिवार एकजुट हो चला है। उसी तर्ज पर जैसे परिवार एकजुट बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर हुआ है, लेकिन इस परिवार के दायरे को जरा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यह परिवार दरअसल कॉरपोरेट से बनता है, यह परिवार दरअसल पॉलिटिकल दूरियों को मिटाने से नहीं बनता है, इसके पीछे कॉरपोरेट का पैसा होता है। और कॉरपोरेट के पैसे के हिसाब से राजनीति इस देश में कैसे साधी जाती है, इसका खुला नजारा महाराष्ट्र के भीतर भी है और देश के दूसरे दूसरे हिस्सों में। वो चाहे ममता बनर्जी की तस्वीर हो, या ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट चाहिए तो अडानी का साथ हो, चाहे रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वह भी साथ नजर आते हैं। इससे पहले याद कीजिए तो राजस्थान में अशोक गहलोत भी अडानी के प्रोजेक्ट के साथ खड़े थे। तो कांग्रेस के नेताओं का अडानी के साथ खड़े होना जो सरकार चला रहे हैं, उनके सामने कौन सी मजबूरी है, या इस देश के भीतर कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है कि आप कॉरपोरेट से हटकर कोई नया विजन ला सकें और उस कॉरपोरेट की लूट में अपनी हिस्सेदारी न दिखलाएं? मुश्किल सवाल है। और यह मुश्किल सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अलग अलग राज्यों की तस्वीरें अंबानी और अडानी के परिवारों के साथ कैसे जुड़ती चली जाती, और कोई भी नेता हो, आपके जहन में यह सवाल होगा, कोई भी नेता का मतलब क्या है? हम आपको चंद तस्वीरें दिखलाते हैं, इन तस्वीरों के आसरे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ममता बनर्जी अडानी के साथ हैं, रेवंत रेड्डी अडानी के साथ हैं, अखिलेश यादव शादी के मौके पर अंबानी के परिवार के साथ खड़े हैं, लालू यादव परिवार साथ गए थे अंबानी के विवाह में, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अंबानी के परिवार के विवाह में, और कांग्रेस के कई नेताओं की पूरी भागीदारी आपको वहां पर नजर आ सकती है। राहुल गांधी अंबानी अडानी का नाम लेकर भारत की राजनीति में उस उबाल को पैदा करना चाहते हैं जिससे लोग यह महसूस कर सकें इस देश के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी ही देश को हाँक रही है, और सत्ता में वही आएगा जो इस कॉरपोरेट के साथ जुड़ा है। तो क्या वो एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें उन्हें जनता का साथ मिल जाए? तो कॉरपोरेट की पूंजी तो इलेक्शन के समय जनता में बांटी ही जाती है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी इस दौर में। और खुले तौर पर बिहार में तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी पैसे बांटे गए। ये सब पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि हर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। एवरेज लगभग 5 लाख करोड़ का एवरेज है इस देश के कर्ज में डूबे हुए राज्यों की हकीकत है। वो राज्य भी जो गैर बीजेपी शासित है। बीजेपी शासित राज्यों का तो आंकड़ा सरकार बताती नहीं है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के भीतर इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, और फिर सोचिए कि क्या कॉरपोरेट इस देश को चला रहा है? कॉरपोरेट जिसे चाहेगा वो सत्ता में होगा, या जिसके साथ खड़ा होगा उसकी सत्ता बरकरार रहेगी। इसीलिए इस दौर में जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से मामला शुरू हुआ और अब ट्रस्ट पर आ गया है, लेकिन पैसे सारे कॉरपोरेट की जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो बीजेपी के हिस्से में ही जाती है। इस तस्वीरों की पहले इस कतार को देखिए।
अब आप सोच रहे होंगे इस देश को वाकई कॉरपोरेट ही तो चला रहा है। वह बीजेपी हो या गैर बीजेपी शासित राज्य हो, वह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, वह बीजेपी से जुड़े हुए हो या ना जुड़े हुए हो, और इस देश में बीजेपी की राजनीति के समानांतर जिस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश हुई उसमें राहुल गांधी अगुवाई कर रहे थे, क्योंकि वह इस देश को समझने के लिए पूरे देश में पैदल चले, लोगों के साथ जुड़े। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता में इतनी नैतिक ताकत बची नहीं कि वह राहुल गांधी की अगुवाई करने को चुनौती दे सके। तब यह सवाल था कि राहुल गांधी, जिन्होंने बचपन से ही राजनीतिक सत्ता को देखा और परखा है, घर के भीतर से प्रधानमंत्रियों को बनते हुए देखा, उस गवर्नेंस के तौर तरीकों को समझा जो इस देश को कैसे चलाया जाता, और मौजूदा वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान कर दिया, जनता ने उन्हें चुना है तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, और हिसाब का मतलब यह था इस देश की जनता उसकी भागीदारी नहीं जुड़ेगी सत्ता के साथ, वह मुख्यधारा में नहीं आएगा। शायद इसीलिए इस देश में पहली बार संघ को बदलते हुए लोगों ने देखा, बीजेपी के गवर्नेंस के तौर तरीकों को बदलते हुए देखा, इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर कैसे हाशिए पर चले गए उसको भी देखा, और प्रधानमंत्री कार्यालय की ताकत को भी देख लिया। इसीलिए बात वन मैन शो तक आ गई, और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे तो कौन दे। लेकिन सवाल था कि राहुल गांधी के पीछे जो इंडिया गठबंधन की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी, उनके पास हर राज्य में एक अपना वोट बैंक था। उस वोट बैंक के आश्रय क्या उन्होंने उस दिशा को पकड़ लिया जिस दिशा में राहुल गांधी चलना चाहते थे, लेकिन वह नहीं चल पाए। इसीलिए यह तस्वीर आपके सामने है। और उस कतार में भारत की राजनीति को अगर पारंपरिक तरीके से देखिए तो पॉलिटिशियंस में आपको कोई अंतर नजर आएगा नहीं, किसी भी राजनीतिक दल से वो जुड़ा हुआ हो। लेकिन इस कड़ी में पहली बार राहुल गांधी ने जो 4 मुद्दे खुलकर उठाए, वो इसलिए इस देश को बेचैन कर गए क्योंकि वह लोगों से सरोकार रखते थे। इस देश के भीतर 90% आबादी जो है उसके कोई सरोकार इस देश की गवर्नेंस से नहीं है, उसके अधिकार को साइडलाइन कर दिया गया है। इसीलिए जाति जनगणना का मुद्दा उठा। इस देश के भीतर कॉरपोरेट की लूट खुल्लम खुल्ला होती रही, लेकिन उसको नए तरीके से देश के विकास से जोड़ने की प्लानिंग, और भारत की इकोनॉमी कैसे चौथे नंबर पर आ गई और कल तीसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं बल्कि सब कुछ कॉरपोरेट के हाथ में क्यों चला गया, यह सवाल खुले तौर पर पहली बार उछाला गया। पहली बार नेक्सस के आश्रय इस देश के भीतर जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको भी बेचा जाने लगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, मोनेटाइजेशन बढ़ गया। पैसा कमाने की होड़ सरकार के भीतर अपने प्रचार प्रसार के जरिए और पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए इस तरीके से जुड़ी कि कॉरपोरेट का नेटवर्क इस देश की जीडीपी से भी आगे निकल गया। यह तीसरा सवाल था। और चौथा सवाल, इस देश के भीतर बढ़ती बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ठप होना। इस देश की माइनिंग हो, इस देश का कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बाहर से ले आ रहे हैं लेकिन इस देश के भीतर रोजगार नहीं पैदा करेंगे क्योंकि कॉरपोरेट को उसी से लाभ होता है तो उसी दिशा में जाएंगे। यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी, और इसीलिए भारत के भीतर जो 2 भारत बन रहे थे उसमें पहली बार कॉरपोरेट ने इतनी ताकत के साथ प्रभाव डाल दिया कि एक अंबानी की शादी जब हुई तो उसमें करोड़ों की घड़ियां तक बांटी गई, और इस देश के लोगों के लिए 2 जून की रोटी या 5 किलो मुफ्त के अनाज पर पूरे देश को टिकाने का एक प्रयास लगातार होते रहा। अब राजनीति साधने के लिए आपको बहुत सीधा हमला बोलना पड़ेगा, सीधी राजनीति करनी होगी, और इस सीधी राजनीति का मतलब बहुत साफ होता है। आप हर उसको निशाने पर लेंगे जो इस दौर में आपको लगता है कि वो देश के खिलाफ है, इस देश के लोगों के खिलाफ है, इस देश के गवर्नेंस के तौर तरीकों के खिलाफ है, इस देश की पारंपरिक राजनीति के खिलाफ है। इसीलिए राहुल गांधी चूकते नहीं है। उन्होंने जिन आवाजों को उठाया, जिस तर्ज पर उठाया, उनके साथ उनके अपने इंडिया गठबंधन के लोग नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह खुलकर बोलने से चूकते क्यों नहीं है। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है।
अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। शायद भारत को यह तय करना है, शायद भारत के लोगों को यह तय करना है कि इस वक्त इस देश के भीतर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति दंडवत हो चुकी है या वह राजनीति इस देश के लोगों से कोई सरोकार नहीं रखती है, या फिर सत्ता और विपक्ष की राजनीति के भीतर जो धुरंधर नेताओं की मौजूदगी अपने कद्दावर होने का एहसास पूर्व में सत्ता में रहने के साथ जोड़कर बनाती और बताती है, वो कितनी करप्ट है समझना तो जनता को होगा। क्योंकि एक लंबी कतार अगर इस देश के छत्रपों के साथ उन फाइलों में दफन है जो फाइलें कभी भी खुल सकती है और इसका डर मौजूदा राजनीतिक सत्ता दिखलाती है, तो फिर वो कौन सा शख्स है जो इन फाइलों से नहीं डरता है? वो कौन कौन से नेता हैं इस देश के भीतर, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें बेखौफ होकर इस देश को समझने और समझाने का मादा है? आप कह सकते हैं राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार 50 घंटे पूछताछ ईडी ने की और खुद वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर बुलाया नहीं गया, मैं तो देखने आया था कौन लोग हैं वो जो मुझे बुला रहे हैं, और एक बार हमारी सत्ता आ गई तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यह मैसेज धमकी का नहीं है, यह मैसेज दरअसल उन परिस्थितियों का है जिसमें वह भी जानते हैं कि एक पूरी कतार कैसे करप्ट है, उस करप्ट कतार के साथ कैसे खड़ा हुआ जाए या ना हुआ जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति में जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और यह ट्रांसफॉर्मेशन जनता की भागीदारी के बगैर हो नहीं सकता है, तो ऐसे में आपको महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार नजर आएंगे। आपको इस देश के छत्रपों की कतार में कभी ममता, कभी उद्धव ठाकरे, कभी अखिलेश यादव और कभी तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। इस कतार के भीतर आप कांग्रेस के संगठन को नहीं पाएंगे, इस देश की वह विचारधारा जो इस देश को उस लोकतांत्रिक परिस्थितियों में जीना समझती रही और जीने का हिस्सा बनने की कोशिश करती रही। उसमें इस देश की नौकरशाही थी, उसमें इस देश की न्यायपालिका थी, उसमें इस देश के भीतर मीडिया था। जब सभी रेंगने लग गए तो क्या एक अकेला शख्स एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है? लेकिन ध्यान दीजिए, जिस बात का जिक्र हमने शुरू में किया, पहली बार इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर कौन भरोसा करेगा। इसीलिए आज अरावली पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदला गया। हाई कोर्ट का फैसला जो उन्नाव कांड के दोषी को लेकर था, उसकी जमानत रद्द करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया। यह परिस्थिति इस देश के भीतर कमोवेश आने वाले वक्त में हर उस नेता को कटघरे में खड़ा कर क्या सवाल करेगी या नहीं करेगी। भारत की राजनीति इस दोराहे पर खड़ी है और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का वो पूरा नेक्सस है जिसमें पूरे विपक्ष को कैसे हथिया लिया जाए या अपनी उंगलियों पर थिरकाया जाए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो उस राजनीति का पुरजोर विरोध करते हुए खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं आप मुझे नहीं खरीद सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।